हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू का थोड़ा सा बताया था कैसे होते हैं। तो आज हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो जिन सेल्स से मिलकर बने होंगे, तो सेल्स के बीच में कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता। देयर इज़ नो और वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो वन सरफेस इज फ्री एंड अदर इज बेसल सरफेस विच इज अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब मेरा कहने का ये है आपका, जैसे कि ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है जहाँ पर ये ऐसे सेल्स होती हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगर मैं बात करूँ जिस बेसल सरफेस की मैं बात कर रही हूँ, तो इनकी एक सरफेस तो फ्री रहती है। फ्री मतलब वहाँ कुछ अटैचमेंट नहीं है, और दूसरी जो है वो बेसल सरफेस होती है। तो ये जो सरफेस है जहाँ मैंने लाइनिंग्स बनाई है, इसी को क्या कहा जा रहा है, बेसल सरफेस। बेसल सरफेस मतलब बेस सरफेस, ठीक है। तो एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसी बेसल सरफेस को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन विच सेपरेट एपिथेलियम फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू। तो यही जो बेसल सरफेस होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो फिब्रस होती है, फिब्रस मतलब फाइबर्स की बनी हुई वही, तो यही मेम्ब्रेन एपिथेलियल को और अदर टिश्यूज से अलग करती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सपोज आप घर के अंदर हैं, तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे अलग रहते हैं। बीच में क्या है, वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। तो यहाँ दीवारों की तरह ही ये एपिथेलियल टिश्यू वर्क करता है, जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से काफ़ी हद तक सेपरेट रखता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट एपिथेलियम फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। अंडरलाइंग टिश्यूज़ कोई और से टिश्यूज़ हैं जो इस एपिथेलियल को सेपरेट रखते हैं। जो इस एपिथेलियल जो टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू अंडरलाइंग टिश्यूज से अलग सेपरेट रह पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल की तरह वर्क कौन कर रहा है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन खुद एक एपिथेलियम टिश्यू जो है वो जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स के बाहर, जैसे ये हमारी स्किन, ये भी एक एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग करती है, ठीक है। तो ये भी एक वॉल की तरह वर्क करती है। अब ये एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेयर डू वी फाइंड द एपिथेलियम टिश्यू, तो कहाँ कहाँ होंगे, लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे मुंह के अंदर जो लाइनिंग से मतलब है आपका अस्तर, जैसे कपड़े के नीचे अस्तर लगाते हैं ना, ऐसे ही अंदर हमारे माउथ या और भी बहुत सारे जहाँ जहाँ पार्ट्स होते हैं, सब जगह आपकी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। तो इसकी एक बहुत बारीक लाइनिंग से मतलब झिल्ली, तो माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है वो पूरी एपिथेलियम टिश्यू की बनी है। स्किन हमारी ये एपिथेलियम टिश्यू से बनी है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई जो होती हैं वहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू होती है। एल्वियोलाई वो रीजन होता है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। लंग्स के अंदर एक रीजन है, उसको एल्वियोलाई कह रहे हैं। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, और आपका वेन्स, आर्टरीज, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम नर्व्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इसके अलावा किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी होती है, तो किडनी के अंदर भी ट्यूब लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं आपको ऐसे बता तो नहीं सकती। तो किडनी के अंदर भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपका किसकी तरह वर्क करती है, क्या है उनके अंदर, एपिथेलियम टिश्यू होता है,
तो यहाँ ये सब एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद मैं आपको इनका फंक्शन बता देती हूँ। एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या है। सबसे पहले प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑर्गन, जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का वर्क इसका ही होता है, ठीक है, ताकि कोई भी इंजरी ना हो, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो ऑर्गन्स के अंदर। इसकी पूरी लेयर लगी होती है, एपिथेलियम टिश्यू की पूरी एक लेयर टाइप शीट होती है ऑर्गन्स के चारों तरफ, जिस वजह से ये प्रोटेक्शन का वर्क करती है। दूसरा इसका फंक्शन है टू रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका दूसरा वर्क है कि जो भी बॉडीज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच जो भी एक्सचेंज होता है चीज़ों का, तो उसको रेगुलेट करना। और दूसरा, हमारे अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा उसको रेगुलेट करना। ये किसका वर्क है? एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू ही डिसाइड करती है कि ये चीज़ अंदर आएगी, ये चीज़ बाहर जाएगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ये स्किन है, अब ऐसा तो है नहीं आपने कुछ भी यहाँ रखेंगे वो अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू ही डिसाइड करती है, यही इसका काम रेगुलेट करना है कि क्या चीज़ एक्सचेंज होगी क्या नहीं होगी। अब जैसे हम कुछ भी चीज़ हम लगाते हैं, सपोज कोई क्रीम लगाते हैं या कोई हम कुछ भी लगाते हैं स्किन के ऊपर, थोड़ी देर हम उसको रब करते हैं, रब करने पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब क्यों होता है? क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू ही डिसाइड कर रही है कि वो चीज़ अंदर जाएगी या नहीं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ही डिसाइड कर रही है वो चीज़ अंदर जाएगी या नहीं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ये एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट से मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ जा रही है या नहीं जा रही है, तो वो सारा काम किसका है रेगुलेट करने का? आपका एपिथेलियल टिश्यू का काम है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन ये हुआ। थर्ड है टू एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो एपिथेलियल टिश्यू का वर्क होता है फूड और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अभी मैंने बताया ना कि हम यहाँ कोई चीज़ अगर रब करते हैं, कोई क्रीम या कुछ भी, तो वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो इसी टाइप से बॉडी के अंदर भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है जब हम फूड वगैरह खा लेते हैं। ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन होना होता है, ठीक है, वो इसी टिश्यू के थ्रू होता है। यही टिश्यू हेल्प करता है किसी भी न्यूट्रिएंट को अंदर एब्जॉर्ब करने का। तो हम जब फूड वगैरह डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने पर एल्विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। विलाई के थ्रू। विलाई क्या है? आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब कराते हैं। तो वहाँ पर भी ये एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा, वही हेल्प करा रहा होगा एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है सिक्रीट केमिकल्स लाइक hormones, सलाइवा, एंजाइम्स। एपिथेलियम टिश्यू का वर्क है टू सिक्रीट सलाइवा, म्यूकस, एंजाइम्स, टीयर्स, स्वेट, हॉर्मोन्स। तो जितनी भी ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू सिक्रीट होती है। भाई एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, तो कोई चीज़ बाहर भी आ सकती है। तो जहाँ जहाँ एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा, जहाँ जहाँ से सपोज हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वहाँ से वो एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू बाहर आ सकते हैं। सलाइवा हमारे माउथ के अंदर होता है। ये कैसे आ पाता है? एपिथेलियम टिश्यू की तो एक शीट है। तो इस सपोज ये हमारा माउथ है, माउथ के अंदर ये एपिथेलियम टिश्यू की शीट है। यहाँ पर जो भी वो म्यूकस और सलाइवा प्रेजेंट होता है वो है, और ये सलाइवा यहाँ माउथ के अंदर आना है, ये माउथ कैविटी है। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? एपिथेलियम टिश्यू ही डिसाइड करेगी ना, उसी का काम होता है रेगुलेट करना लिक्विड्स, कुछ भी चीज़। तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ आ सकती है, ठीक है, जा सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं जो मैंने भी नाम लिए। सलाइवा आपका माउथ के अंदर एक फ्लूइड है, लिक्विड है। एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको, अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल से किन कैरेक्टर्स में डिफरेंट हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से हो पाते हैं। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप समझ जाए हॉर्मोन्स क्या है। या आपको एक फीमेल है, आप मेल से कैसे डिफरेंट हैं? तो हॉर्मोन्स की वजह से ही।
तो हॉर्मोन्स ही डिसाइड करते हैं हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये भी एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिक्रीट जो होती हैं वो एपिथेलियम टिश्यू की वजह से ही होती हैं। ठीक है, रेगुलेट करना भी इनका ही काम है एपिथेलियम टिश्यू का। ओके, तो इस टाइप से एपिथेलियम टिश्यू के वर्क जितना मैंने बताया है आप इतना याद रखिएगा। ओके, और ये बैरियर की तरह वर्क भी करते हैं। बैरियर मतलब वही मैंने अभी आपको बताया था, वॉल की तरह। अब ऐसा नहीं है हमारी स्किन से कोई भी चीज़ अंदर एंटर कर जाए, कोई भी चीज़ बाहर एंटर कर जाए, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ सिलेक्टेड लगती है एपिथेलियम टिश्यू को उसी को वो अंदर लेती है। तो इट एक्ट एज अ बैरियर ऑल्सो, जो मैंने बताया। अब आपका जैसे घर है, सपोज आपने किसी बॉडीगार्ड को वहाँ खड़ा कर दिया कि भाई अब बॉडीगार्ड को खड़ा कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि राह चलता कोई भी आपके घर में एंटर कर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। गार्ड पहले चेक करता है, उसके बाद वो अंदर आने देगा सब कुछ कंफर्म करके। तो इसी टाइप से एपिथेलियम टिश्यू का वर्क होता है। ओके, तो ये आपका एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल कह दो या एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम होती है और एक होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम होती है, दूसरी स्ट्रेटिफाइड। अब सिंपल एपिथेलियम पढ़ लेते हैं हम पहले। सिंपल एपिथेलियम से मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल। इस टाइप की जो एपिथेलियम टिश्यू होंगे वो सिर्फ सेल की एक ही लेयर होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें भी 3 टाइप्स हैं आपके, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। ठीक है, इसमें सिंपल में आपका कौन कौन सा बताया मैंने? सिंपल स्क्वेमस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्क्वेमस वगैरह की सबकी स्पेलिंग यहाँ लिखी है। दूसरा है आपका सिंपल क्यूबॉइडल और थर्ड है आपका सिंपल कॉलमनर। सबकी स्पेलिंग यहाँ लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपल के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, अब ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड के भी 3 टाइप्स हैं। वो 3 क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स। जो एपिथेलियम है ये वो मल्टीपल लेयर्स हैं, कोई एक लेयर नहीं है, सेल की काफी सारी लेयर्स हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। जो मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाइएगा, मुझसे मत पूछिएगा कि क्या बताया था। ठीक है, आप यही लिखेंगे। तो 3 टाइप इसमें है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। ऐसे ही 3 मैंने इसमें बताए हैं स्ट्रेटिफाइड में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो 3 टाइप ये हो गए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्क्वेमस, ये वाली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है।